कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज एक अलग मूड की कहानी, हॉरर स्टोरी प्रस्तुत है डब्ल्यू जैकब्स की प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी द मंकीज पॉ की हिंदी पेशकश बंदर का पंजा। रात बहुत सर्द और भीगी भीगी सी थी। लेबरनैम विला के ड्राइंग रूम में पर्दे खींच दिए गए थे और फायरप्लेस में आग जली हुई थी। बूढ़े बाप और बेटे के सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। पिता मिस्टर व्हाइट ने अपने उतावलेपन में बादशाह को ऐसी जगह रख दिया जहां से वो बिल्कुल असुरक्षित हो गया। आग के पास बैठकर बुनाई करती हुई सफेद बालों वाली उनकी पत्नी भी इस बेढब चाल को समझ नहीं पा रही थीं। अपनी बेकार चाल को भांप चुके मिस्टर व्हाइट चाहते थे कि बेटा उनकी गलती न पकड़ पाए। अपने बेटे का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कहा, बाहर चल रही तेज हवाओं को सुन रहे हो? चेस बोर्ड पर सजे मोहरों को देखते हुए उनके बेटे ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं। फिर उसने अपने हाथ में एक मोहरे को पकड़ते हुए आगे बढ़ाया और कहा, चेक। शतरंज के काले सफेद मोहरों पर मिस्टर व्हाइट ने नजर दौड़ाई और उबासी लेते हुए बोले, मुझे लगता नहीं है कि वो आज रात आएगा। बेटे ने जवाब में कहा, चेक और मात। मिस्टर व्हाइट शायद अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे। वो जिस इलाके में रहते थे उसके बारे में अब बात करने लगे। गंदगी और कीचड़ की वो शिकायत कर रहे थे। लोग इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। परेशानी उन्हें इस बात की भी थी कि इस तरफ बसावट भी तो कम थी। उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो डियर, शायद तुम अगली बाजी जीत जाओगे। मिस्टर व्हाइट ने आंखों ही आंखों में बात कर रहे अपने बेटे और पत्नी को देखा। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन चुप रहे। अपनी खिसियानी मुस्कुराहट को उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी में ही छिपा लिया। बाहर गेट खुलने की आवाज सुनकर उनका बेटा हर्बर्ट व्हाइट बोला, लगता है वो आ गए। दरवाजे की तरफ आते हुए कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मिस्टर व्हाइट अतिथि को लेने मुख्य द्वार तक गए। दरवाजा खुलने के बाद दोनों ही व्यक्तियों की बातचीत की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। कमरे में प्रवेश करते हुए अपने पति को मिसेस व्हाइट ने देखा, जिनके पीछे पीछे मेहमान भी था। मेहमान लंबा चौड़ा व्यक्ति था। उसका चेहरा लाल और आंखें चमकीली थीं। मिस्टर व्हाइट ने मेहमान का परिचय करवाते हुए कहा, ये हैं सार्जेंट मेजर मॉरिस। मेहमान ने सबसे हाथ मिलाया और फायरप्लेस के पास लगी हुई कुर्सी पर आसन जमा लिया। मिस्टर व्हाइट मेहमान की खातिरदारी में विस्की की बोतल और गिलास की व्यवस्था में लग गए। उन्होंने तांबे की एक केतली भी आग के ऊपर टांग दी। तीसरा पैक चढ़ाने के बाद मेहमान की आंखें और चमकीली हो गईं और वो अब खुलकर अपनी बातें सुनाने लगा। छोटा सा परिवार उसके चारों तरफ बैठकर उसके अनुभवों के बारे में उत्सुकता से सुनने लगा। सार्जेंट मेजर दुनिया के दूर दराज के इलाकों में गया था और उसने अजीब व गरीब कारनामे किए थे। वो युद्धों के बारे में बात कर रहा था। वो प्लेग और रहस्यमय लोगों के बारे में जानकारी दे रहा था। अपने बेटे और पत्नी की तरफ देखते हुए मिस्टर व्हाइट ने कहा, 21 साल बीत गए हैं। जब ये यहाँ से इंडिया गए थे तो एकदम दुबले पतले लड़के से थे और आज इन्हें देखो। मिसेस व्हाइट ने कहा, इन्हें देखकर लगता नहीं है कि इन्हें बहुत शारीरिक नुकसान हुआ है। मिस्टर व्हाइट बोले, मैं तो खुद इंडिया जाना चाहता हूं। मुझे वहां बहुत सारी चीजें देखनी है। अपना गिलास खाली करके उसे मेज पर रखते हुए मॉरिस ने कहा, जहां हो वहीं ठीक हो भाई। बूढ़े मिस्टर व्हाइट बोले जा रहे थे, मैं पुराने मंदिरों को, वहां के जादूगरों और फकीरों को देखना चाहता हूं। अच्छा, तुम मुझे उस दिन बंदर के एक जादुई पंजे के बारे में भी तो कुछ बता रहे थे मॉरिस। सार्जेंट मेजर ने बात को टालते हुए कहा कि ऐसा कुछ खास इसमें नहीं था। मिसेस व्हाइट की जिज्ञासा अपने पति की बात सुनकर जाग गई थी। उन्होंने पूछा, जादुई पंजा? सार्जेंट मेजर मॉरिस ने कोई रुचि इस विषय में नहीं दिखाई और कहा कि ये छोटे मोटे जादू टोने जैसा ही कुछ था। इसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन कमरे में मौजूद उसके तीनों श्रोता आगे की तरफ झुककर बहुत ध्यान से अब उसकी बातें सुनने लगे थे। मॉरिस कुछ सोच रहा था। उसने अनजाने में खाली गिलास अपने होठों पर लगाया
और फिर उसे मेज़ पर वापस रख दिया। मेज़बान ने तुरंत उसका खाली गिलास भर दिया। अपनी जेब टटोलते हुए सार्जेंट मेजर मॉरिस ने कहा, अगर इसे देखोगे तो तुम्हें यह साधारण सा बंदर का पंजा दिखेगा। यह बिल्कुल सूख चुका है। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। मिसेस व्हाइट इसे देखकर अचकचाकर पीछे की तरफ हो गई। उनका बेटा उत्सुकता से पंजे को अपने हाथ में लेकर इसका मुआयना करने लगा। फिर उसने भी उसे मेज पर वापस रख दिया। सार्जेंट मेजर ने कहा, इस पंजे पर एक पहुंचे हुए फकीर ने जादू मंतर किया हुआ है। ये फकीर ये बताना चाहते थे कि भाग्य ही सभी लोगों की जिंदगी को बनाता बिगाड़ता है। जो इसमें बेमतलब का अड़ंगा डालते हैं उनका जीवन बहुत कष्ट में बीतता है। इस फकीर ने इस पंजे में मंत्र फूंका था और ये 3 लोगों की मांगों को पूरा कर सकता है। हर एक व्यक्ति की 3 मांगें पूरी हो सकती हैं। मॉरिस इतने रोचक और रहस्यमय ढंग से ये सब बता रहा था कि कमरे में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। युवा हर्बर्ट व्हाइट ने पूछा, सर, आपने 3 मांगे क्यों नहीं मांगी? सार्जेंट मेजर ने हर्बर्ट की तरफ इस तरह देखा जैसे कोई अधेड़ आदमी किसी अनुभवहीन लड़के को देखता है। उसने कहा, मैंने तीनों ही मांगे मांग ली हैं। और फिर अचानक से उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और उसका चेहरा सफ़ेद सा दिखने लगा। मिसेस व्हाइट ने पूछा कि क्या उसकी तीनों मांगे पूरी हुई? उसने गिलास को उंगलियों से बजाते हुए कहा कि उसकी तीनों ही मांगे पूरी हुई हैं। बूढ़ी महिला की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या किसी और की भी 3 मांगे इस पंजे ने पूरी की हैं? जवाब में मॉरिस ने बताया कि जिस आदमी के पास सबसे पहले यह पंजा आया था उसकी तीनों ही मांगे पूरी हुई थी। मॉरिस ने कहा कि उस आदमी की पहली 2 मांगे क्या थीं इसके बारे में तो उसे नहीं पता है, लेकिन उस आदमी की तीसरी मांग खुद अपनी मौत की थी। उस आदमी के मरने के बाद ही यह पंजा मॉरिस को मिला था। उसकी आवाज़ में बहुत गंभीरता थी और उसके चुप होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मिस्टर व्हाइट ने कहा, अगर तुमने अपनी तीनों मांगे मांग ली हैं तो अब तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। अब इसे तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो? कुछ सोचते हुए सार्जेंट मेजर मॉरिस ने कहा, शायद ये मुझे अच्छा लगता है। मैं इसे बेचने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। ये पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुका है। शायद ही इसे कोई ख़रीदे। कुछ लोग इसे परी कथा जैसा मानते हैं और कुछ लोग इसे खरीदने से पहले आजमाना चाहते हैं। मॉरिस की तरफ देखते हुए मिस्टर व्हाइट ने कहा, अगर तुम फिर से 3 मांगे मांगना चाहो तो क्या ये तुम्हारी तीनों मांगे पूरी करेगा? मॉरिस ने सिर हिलाते हुए कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसने पंजे को अपने हाथ में उठा लिया। कुछ देर उसे वो अपनी उंगलियों से पकड़कर हवा में हिलाता रहा। फिर अचानक उसे न जाने क्या सूझी और उसने पंजे को फायरप्लेस में जल रही आग में फेंक दिया। मिस्टर व्हाइट ने तेजी दिखाई और आग की तरफ झुकते हुए पंजे को बाहर निकाल लिया। मॉरिस ने सलाह दी, बेहतर यही होगा कि इसे जल जाने दो। मिस्टर व्हाइट ने कहा कि अगर मॉरिस को पंजा नहीं चाहिए तो वो इसे लेने के लिए तैयार है। मॉरिस ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वो उसे किसी को भी नहीं देना चाहता। उसने मिस्टर व्हाइट से पंजे को दोबारा आग में फेंकने का आग्रह किया। उसने मिस्टर व्हाइट को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम इसे रखना ही चाहते हो तो रखो, लेकिन बाद में मुझे इसके लिए दोष मत देना। मैं तो यही कहूँगा कि समझदार आदमी की तरह इसे फिर से आग के हवाले कर दो। मिस्टर व्हाइट ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो हाथ में पंजे को लिए हुए थे। उन्होंने पूछा, तुम कैसे इससे कुछ मांगते हो? मॉरिस ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और जोर से अपनी इच्छा बोलो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर आगाह कर दे रहा हूँ, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मिसेस व्हाइट कुर्सी से उठती हुई बोली, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे तो ये शेख चिल्ली की कहानियों जैसा लग रहा है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अगर तुमने कुछ मांगना ही है तो मेरे लिए 4 हाथों की मांग कर देना। मिस्टर व्हाइट ने पंजे को अपनी जेब से बाहर निकाला और परिवार के तीनों ही सदस्य मज़ा लेते हुए जोर जोर से हंस पड़े। सार्जेंट मेजर मॉरिस के चेहरे पर खतरे के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मिस्टर व्हाइट से कहा,
अगर तुम कुछ मांगने की जिद पर अड़े ही हो तो सोच समझकर ही मांगना। मिस्टर व्हाइट ने पंजे को फिर से अपनी जेब के हवाले किया और मॉरिस को खाने की मेज की तरफ आने का इशारा किया। खाना खाते समय वो लोग पंजे को लगभग भूल ही गए। खाने के बाद वो तीनों फिर से मॉरिस से उसके इंडिया के अनुभवों के बारे में जानकारी लेने लगे। मेहमान की विदाई के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मिसेस व्हाइट ने अपने पति से पूछा कि क्या उन्होंने पंजे के लिए मॉरिस को कुछ दिया। मिस्टर व्हाइट ने बताया कि उन्होंने लगभग मुफ्त में ही पंजे को खरीदा। मॉरिस तो कुछ लेना भी नहीं चाह रहा था। हाँ, जाते जाते मॉरिस ने उनसे एक बार फिर कहा था कि वो इस पंजे को फेंक दें। हर्बर्ट ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अब तो हम अमीर, मशहूर और बहुत खुश होने वाले हैं। पापा, आप सबसे पहले राजा बनने की मांग रखो। ऐसा होने पर कम से कम आपकी पत्नी आप पर रौब तो नहीं जमा पाएगी। उसकी ये बात सुनकर मिसेस व्हाइट मजाक में उसे मारने के लिए लपकी। मिस्टर व्हाइट ने अपनी जेब से पंजा बाहर निकाल लिया। वो दुविधा में थे। वो सोच रहे थे कि उनके पास सब कुछ तो है, फिर क्या मांगा जाए। बेटे हर्बर्ट ने उनसे कहा कि मकान के लिए 200 पाउंड मांग लो, कम से कम मकान तो अपना हो जाएगा। पिता मिस्टर व्हाइट ने पंजे को अपने दाहिने हाथ में ऊपर उठाया और कहा, मुझे 200 पाउंड चाहिए। मेरी मांग 200 पाउंड की है। इसके साथ ही मिस्टर व्हाइट की चीख भी निकल गई। माँ और बेटा मिस्टर व्हाइट के पास दौड़े। मिस्टर व्हाइट घिघियाते हुए से बोले, इसमें हरकत हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी इच्छा की बात की, इसमें हरकत हुई। ये सांप की तरह मेरे हाथ में लिपट गया। हर्बर्ट ने अविश्वास से नीचे गिरे पंजे को उठाया और कहा, लेकिन मुझे 200 पाउंड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये 200 पाउंड हमें मिलेंगे ही नहीं। अपने पति को समझाती हुई मिसेस व्हाइट ने कहा, यह तुम्हारी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं था। मिस्टर व्हाइट अविश्वास से पंजे को देख रहे थे। नहीं, ये हरकत में आया था। इसने सांप की तरह मेरे हाथ में लिपटने की कोशिश की थी। चलो, कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे डरा तो दिया ही था। वो तीनों फिर से फायरप्लेस के पास बैठ गए। दोनों मर्दों ने अपने पाइप सुलगा लिए थे। बाहर चल रही हवा और तेज हो गई थी। मिस्टर व्हाइट ऊपर की मंजिल के खुलते बंद होते दरवाजों की आवाज से घबराए हुए से थे। एक अलग ही तरह का सन्नाटा इन तीनों के बीच पसर गया था। आखिर दोनों बूढ़े उठे और अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। माहौल को हल्का बनाने के लिए गुड नाइट बोलते हुए हर्बर्ट ने कहा, मुझे लगता है कि जब आप अपने कमरे में पहुंचोगे तो आपके बेड पर एक थैले में 200 पाउंड रखे होंगे और अलमारी के ऊपर बैठी हुई कोई अजीब सी चीज आप लोगों को देख रही होगी। हर्बर्ट अब कमरे में अकेला ही रह गया था। आग धीरे धीरे बुझ रही थी। उसी आग की लपटों में कई तरह के चेहरे दिखाई देने लगे। आखिरी चेहरा तो बहुत ही डरावना था। वो इतना साफ साफ दिख रहा था कि हर्बर्ट की इच्छा हुई कि मेज पर रखे गिलास के पानी को आग में डालकर उसे बुझा दे। उसका हाथ अचानक से बंदर के पंजे पर पड़ा। घबराकर उसने अपना हाथ अपने कपड़े से रगड़कर साफ किया और उसके बाद वो भी सोने चला गया। गर्मियों की अगली रुपहली सुबह हर्बर्ट जब उठा तो रात के अपने अनुभव को याद करके मुस्कुरा दिया। कमरे में आशा और विश्वास का वातावरण था। मेज के कोने पर पड़ा बंदर का पंजा बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे तब मिसेस व्हाइट ने कहा, मुझे तो लगता है कि सभी सैनिक एक जैसे होते हैं। हम भी क्या बकवास सुन रहे थे। आजकल कहीं किसी की इच्छाएं भला पूरी होती हैं, और फिर 200 पाउंड भी तो हमें नहीं मिले। हर्बर्ट ने चुहल करते हुए कहा, मेरे ख्याल से तो ये 200 पाउंड पापा के सिर पर आसमान से गिरेंगे। सशंकित से मिस्टर व्हाइट बोले, मॉरिस कह रहा था कि ये इच्छाएं इतने स्वाभाविक तरीके से पूरी होंगी कि आपको लगेगा ये तो संयोगवश ही हो गया। हर्बर्ट को फिर मजाक सूझ रहा था। ठीक है भाई, अब मैं काम पर जा रहा हूं। मेरे आने से पहले सारे पैसे हजम मत कर जाना। ज्यादा पैसा आने पर आप स्वार्थी और कंजूस बन सकते हो। ऐसा हुआ तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। हर्बर्ट की इस बात पर मिसेस व्हाइट हंसने लगी। वो हर्बर्ट को दरवाजे तक छोड़ने गई और उसके बाद फिर से नाश्ते की मेज पर आ गई।
दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनकर वो वहां गईं तो पता चला कि पोस्टमैन कोई बिल लेकर आया है। जब वो खाना खाने बैठे तो मिसेस व्हाइट ने कहा, हर्बर्ट जब घर आएगा तब फिर कुछ ना कुछ मजाक जरूर करेगा। मिस्टर व्हाइट ने कहा, तुम कुछ भी कहो, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे हाथ में जब पंजा था उसमें हरकत हुई थी। मैं कसम खा के कह सकता हूं। मिसेस व्हाइट ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। मिस्टर व्हाइट इस पर बोले, अरे मैं कह रहा हूं उसमें हरकत हुई थी, तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही है? दोपहर को पति पत्नी फिर से खाने की मेज पर बैठे। मिसेस व्हाइट खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थीं। उन्हें वहां कोई अनजान सा आदमी दिखाई दिया। वो अनिश्चय की स्थिति में इधर उधर मंडरा रहा था। ये आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने रेशम का नया हैट भी लगाया हुआ था। गेट के पास पहुंचकर 3 बार वो रुका और आखिरकार अंदर आ ही गया। मिसेस व्हाइट ने उस आदमी को देखकर अपने एप्रन को ढीला किया और नीचे रख दिया। फिर वो शांति से उस आदमी का इंतजार करने लगी। अंदर आने के बाद अपनी जेब से रुमाल निकालता हुआ वो आदमी बोला, मुझे आपको कॉल करके आना चाहिए था। मैं मॉ एंड मैगिन्स कंपनी की तरफ से आया हूं। मिसेस व्हाइट अचानक परेशान हो गए। सब ठीक तो है? क्या हर्बर्ट के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ? मिस्टर व्हाइट ने अपनी पत्नी को संभाला। बैठ जाओ, अपने आप कुछ मत कहो। क्यों साहब, कोई बुरी खबर तो आप नहीं लाए हैं? आगंतुक ने कहा। मुझे दुख है कि मिसेस व्हाइट तुरंत घबराकर बोली, उसे चोट तो नहीं लगी है? आगंतुक ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, हाँ चोट तो बहुत लगी है, लेकिन अब उन्हें कोई दर्द नहीं है। मिसेस व्हाइट भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन कही गई बात का मूल अर्थ उन्हें तुरंत समझ में आ गया। उनका सब कुछ लुट चुका था। वो घबराए से खड़े अपने पति की तरफ मुड़ी और उनका बूढ़ा हाथ थाम लिया। काफी देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। अपनी धीमी आवाज में कंपनी के नुमाइंदे ने कहा, हर्बर्ट मशीन की चपेट में आ गया। मशीन की चपेट में? कहते हुए मिस्टर व्हाइट कुर्सी पर बैठ गए और खिड़की से बाहर की तरफ ताकने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था और उसे कसकर दबाया हुआ था। आगंतुक की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, इस दुनिया में उसके अलावा हमारा और कोई नहीं था, अब क्या होगा? कंपनी का अधिकारी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, कंपनी ने मुझे भेजा है कि मैं आपको इस कष्ट के लिए कंपनी की तरफ से सांत्वना दे सकूं। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं तो कंपनी का मुलाजिम हूं और उनके आदेशों का ही पालन कर रहा हूं। कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही थी। किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। बूढ़ी मिसेस व्हाइट के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी सांसें धीमे धीमे चल रही थीं। कंपनी का अधिकारी कह रहा था, मैं आपको बता दूं कि मॉ एंड मैगिन्स ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली है। कंपनी के अनुसार उनके ऊपर किसी भी तरह की आर्थिक जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन आपके बेटे की सेवा को देखते हुए कंपनी आपको क्षतिपूर्ति के रूप में एक निश्चित धनराशि दे रही है। मिस्टर व्हाइट अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक अनजाना भय उतर आया था। अपने सूखे हुए होठों से उन्होंने पूछा, कितना? उत्तर था 200 पाउंड। अपनी पत्नी की चीख से बेखबर मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर हल्का सा कंपन हुआ। उन्होंने बेजान आदमी की तरह अपने हाथ उठाए और धम से फर्श पर गिर पड़े। घर से करीब 2 मील दूर कब्रिस्तान में दोनों बूढ़े माता पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके चुपचाप घर वापस लौट आए। सब कुछ इतनी जल्दी घटित हो गया था कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो अभी भी उम्मीद में थे कि कुछ अच्छा हो जाए जिससे उनके दिलो दिमाग पर जो बोझ है वो हल्का हो सके। लेकिन दिन बीतते गए, आशा के ऊपर निराशा ने घर कर लिया। कभी कभी तो वो मुश्किल से ही कुछ शब्द बोल पाते थे। वास्तव में उनके बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। उनका पूरा दिन बिना किसी उत्साह के गहरी उदासी के साथ बीत जाता था। करीब 1 हफ्ते बाद की बात है। मिस्टर व्हाइट की रात में अचानक नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी साथ नहीं सो रही।
उन्होंने ध्यान से सुना तो पत्नी खिड़की के पास खड़ी होकर हिचकियां ले रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, वापस आ जाओ, सो जाओ, वहां तुम्हें ठंड लग जाएगी। मिसेस व्हाइट बोली, मेरे बेटे के लिए ठंड और भी ज्यादा है। ऐसा कहकर वो फिर से रोने लगी। पत्नी की सिसकियां धीरे धीरे हल्की पड़ती गईं। मिस्टर व्हाइट की आंखें नींद से भारी हो रही थीं। थोड़ी देर में वो फिर से सो गए। अचानक पत्नी की चीख से उनकी नींद फिर से उचट गई। मिसेस व्हाइट चिल्ला रही थीं, पंजा, बंदर का पंजा। वो अपने पति की तरफ आती हुई बोली, मुझे पंजा चाहिए, तुमने उसे नष्ट तो नहीं किया? पंजा नीचे कमरे में रखा है, मेज के ऊपर, लेकिन तुम्हें ये क्यों चाहिए? मिसेस व्हाइट कभी हंस रही थीं, कभी रो रही थीं। उन्होंने अपने पति को चूम लिया। पागलों की तरह उन्होंने मिस्टर व्हाइट से कहा, अभी अभी ये बात मेरे दिमाग में आई है, ये पहले क्यों नहीं आई? तुम्हें ये बात क्यों नहीं सूझी? मिस्टर व्हाइट ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या नहीं सूझा? मिसेस व्हाइट बोली, दूसरी दो इच्छाएं। हमने अभी तक केवल पहली इच्छा ही तो मांगी। तुम फौरन से नीचे जाओ और बंदर का पंजा लेकर आओ। हम अपने बेटे को फिर से जिंदा करने की मांग करेंगे। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहते हुए मिस्टर व्हाइट अपने बिस्तर से उठे और उन्होंने मोमबत्ती जला दी। मिसेस व्हाइट बड़बड़ाई जा रही थी, जल्दी करो, जल्दी करो, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। मिस्टर व्हाइट ने अपनी पत्नी से कहा, चलो सो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। चिंता और उत्साह में मिसेस व्हाइट ने कहा, हमारी पहली मांग को मान लिया गया है, हमारी दूसरी मांग भी अब जरूर मानी जाएगी। उनके पति ने कहा कि यह संयोग था, लेकिन वो नहीं मानी। अपने पति को उन्होंने फिर से पंजे को लाने के लिए कहा। मिस्टर व्हाइट ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, उसकी मौत को 10 दिन हो गए हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं भी उसके कपड़ों से ही उसे पहचान पाया। वो इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि तुम उसे देख भी न पाती। रोते हुए मिसेस व्हाइट बोली, उसे वापस लाओ, मैंने अपने बच्चे को बचपन से पाला है, क्या मुझे अपने बच्चे को देखकर ही डर लगेगा? मिस्टर व्हाइट नीचे गए। अंधेरे में उन्होंने मेज और मेंटल पीस को टटोला और उनके हाथ बंदर के पंजे से टकराए। क्या ये पंजा मेरे क्षत विक्षत बेटे को फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा? अचानक उन्हें अपनी सांस डूबती हुई से लगी। उन्हें अंधेरे में अपने कमरे का रास्ता ढूंढने में देर लग रही थी। जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो उन्हें अपनी पत्नी का चेहरा भी अजीब सा लगा। वो एकदम सफेद हो चुका था। उन्हें अपनी पत्नी से डर लग रहा था। मांगो, मिसेस व्हाइट जोर से चिल्लाई। मिस्टर व्हाइट ने कहा कि यह बेवकूफ़ी है, गलत है, लेकिन मिसेस व्हाइट अपनी जिद पर अड़ी थीं। मिस्टर व्हाइट ने बंदर का पंजा अपने दाएं हाथ में उठाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। पंजा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो भय से उसे देख रहे थे। कांपते हुए वो कुर्सी पर बैठ गए। मिसेस व्हाइट खिड़की की तरफ गईं और उन्होंने खिड़की के पर्दों को ऊपर कर दिया। मिस्टर व्हाइट कुछ देर ठंड में बैठे हुए अपनी पत्नी को देखते रहे। कमरे में जल रही मोमबत्ती पूरी तरह से जल चुकी थी। थोड़ी देर में कमरे में अंधेरा छा गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गए। उनकी पत्नी भी उनके पास आ गई। दोनों चुपचाप बिस्तर पर पड़े हुए थे। कमरे में केवल घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार के सहारे चूहों के भागने की आवाज भी आ रही थी। मिस्टर व्हाइट से अंधेरा सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने माचिस की एक तीली जलाई और वो नई मोमबत्ती लाने के लिए नीचे चले गए। वो सीढ़ियों के अंत तक ही पहुंचे थे कि दिया सलाई बुझ गई। वो दूसरी तीली जलाने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उनके हाथों से माचिस फर्श पर गिर गई और माचिस की तीलियां चारों तरफ फैल गईं। वो सांस रोके चुपचाप खड़े थे कि दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। वो अचानक तेजी से मुड़े और भागकर अपने कमरे में घुस गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, चूहा है, सीढ़ियों पर मुझे मिल गया था। उनकी पत्नी बिस्तर पर बैठी ध्यान लगाकर सुन रही थी। अचानक फिर से मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये हर्बर्ट है ये, मिसेस व्हाइट जोर से चिल्लाईं। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उनके पति उनसे पहले ही दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया और पूछा,
तुम क्या करना चाह रही हो? मिसेस वाइट रोते हुए बोली, वो हर्बर्ट है, वो मेरा बच्चा है। मैं भूल ही गई थी कि वो हमसे 2 मील दूर था। तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा है? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे दरवाज़ा खोलना है। कांपते हुए मिस्टर वाइट ने कहा, भगवान के लिए दरवाज़ा मत खोलो। मिसेस वाइट कह रही थी, तुम अपने ही बेटे से डर रहे हो। मुझे जाने दो, मैं आ रही हूँ हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। दरवाजे पर कोई लगातार दस्तक दिए जा रहा था। बूढ़ी महिला अचानक मिस्टर वाइट की गिरफ्त से छूटी और नीचे की तरफ भागी। मिस्टर वाइट उनके पीछे चिल्लाते हुए भागे। दरवाजे के नीचे लगी चटकनी के खुलने की आवाज को उन्होंने सुना। मिसेस वाइट हाँफ रही थी। अपने पति को देखते हुए बोली, इस ऊपर वाली चटकनी तक मैं पहुंच नहीं पा रही, ये मुझसे खुल नहीं रही है। प्लीज आओ, जल्दी से इसे खोलो प्लीज। लेकिन मिस्टर वाइट अपने घुटनों पर बैठे हुए बहुत ही उतावले होकर बंदर के पंजे को ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे कि दरवाजा खुलने से पहले ही उन्हें बंदर के पंजे को ढूंढ लेना है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। उन्हें अपनी पत्नी द्वारा खींच कर लाई जा रही कुर्सी की आवाज सुनाई दी। उन्हें चटकने के खिसकने की आवाज भी सुनाई दी और तभी उनके हाथ बंदर का पंजा लग गया। उन्होंने दरवाजा खुलने से पहले ही अपनी तीसरी और आखिरी मांग पंजे से मांग ली। अचानक दरवाजे पर दी जा रही दस्तक बंद हो गई। मिस्टर वाइट ने सुना कि कुर्सी पीछे खींची गई और दरवाजा खोल दिया गया। ठंडी हवा का एक झोंका मुख्य द्वार से होता हुआ घर में घुसा। उन्हें अपनी पत्नी की दुख और असंतोष भरी चीख सुनाई दी। वो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे। वो गेट तक भी गए। सामने की तरफ लगे स्ट्रीट लैंप में उन्हें शांत और सुनसान सड़क दिखाई दे रही थी। बंदर का पंजा। अभी आप सुन रहे थे W. जैकब्स की अंग्रेजी कहानी द मंकीज पॉ की हिंदी प्रस्तुति। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।